सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को किया रद्द, 6 महीने में फिर से होगा एग्जाम। कासगंज ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 24 की मौत। आईजी शलभ माथुर ने घटनास्थल का किया मुआयना। पत्नी संग अयोध्या पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर ने किया भव्य स्वागत। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनरों का होगा पुनर्विकास, पीएम मोदी ऑनलाइन माध्यम से करेंगे शुभारंभ। सांसद बाबूराम निषाद ने हमीरपुर में बारिश से प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, किसानों से बातचीत कर मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया है कासगंज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 24 की मौत का मामला सामने आया है। जहां अलीगढ़ में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है। अब तक 13 महिलाएं, 10 बच्चों व 1 पुरुष की मौत का मामला सामने आया है। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी ने मौके का मुआयना किया है। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 24 मौतों का खुलासा हुआ है, जहां 2 बच्चों की मौत हुई है। अभी फिलहाल 13 महिलाएं, 10 बच्चे एवं 1 पुरुष की मौत का मामला सामने आया है। घटनास्थल पर आईजी ने मौके का मुआयना किया। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जो मूलतः एटा के रहने वाले जेठरा थाने से आज स्नान करने के लिए जा रहे हैं और इसी दौरान आप जहाँ घटनास्थल पर वहीं पर ट्रॉली पलट गई है। 3 लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया है, बाकी करीबन 10 के आसपास घायल है जिनका उपचार किया गया है। और जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिन लोगों की डेथ हुई है उनको 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि और 50,000 रुपए जो घायल है उनको दिया गया। बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कमिश्नर सर द्वारा जो हॉस्पिटल था वहाँ का भी विजिट किया गया और जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन मौके पर पहुंचा गया। घायलों को जो भी उचित उपचार हो सकता था उपलब्ध कराना किया गया है। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी, सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। साथ ही साथ जो गांव के अंदर, एटा के अंदर, वहां के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक मौजूद है। तो कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 24 की मौत का मामला सामने आया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रविकांत जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोग भी जैतरा के रहने वाले हैं। ये लोग भी अपने जो पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो ट्रैक्टर और जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर के हादसे में वो पलट हो गई, जिसकी वजह से वो जो गंगा जी है वहां पलट के गिर पड़े, जिसमें कई लोग थे। इसमें 50 की संख्या थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई उपचार के दौरान। अब तक 13 महिला और 10 बच्चे, 1 पुरुष की हो गई मौत और 10 लोगों को जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार, जिसमें कुछ लोगों को अलीगढ़ जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती गया, जिनकी हालत गंभीर है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वहाँ कमिश्नर अलीगढ़ मंडल रविंद्र और जो आईजी शलभ माथुर है घटनास्थल पर मौके का मुआयना कर रहे हैं। और कई लोग जबकि जो मंत्रीगण हैं, जो पटियाली दरबारगंज पलटने से जो एडीजी जॉन अनुपम कुलश्रेष्ठ भी पहुंच चुकी है, कुलश्रेष्ठ और मंत्री जो है कैबिनेट चौधरी मंत्री लक्ष्मी नारायण भी एटा पहुंच चुके हैं। और जो जैतरा है उनके गांव में वहाँ पूरे आला अधिकारी ने डेरा डाल रखा है और वहाँ पे लोग जो हालचाल भी ले रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी के जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने 2-2 लाख रुपए जो जिनकी मौत हुई उनको मुआवजा देने की बात कही गई है और जो घायल है उनको 50-50 आर्थिक सहायता इलाज के लिए दिए गए हैं। रविकांत जी, इस मामले में किसकी लापरवाही सामने आई है? देखिए, जो ट्रैक्टर वाले हैं उसकी जो लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये जो इसमें तेज रफ्तार से चला रहा था, तो उसने अपने बचाव के लिए वो ट्रैक्टर ने मोड़ा तो ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण इसकी कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। धन्यवाद रविकांत जी आपका इस खबर में जुड़ने के लिए। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत का खुलासा हुआ था। अलीगढ़ में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत भी हुई है। रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, जहां पीएम द्वारा देश के 5 एम्स के साथ रायबरेली एम्स का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे।
बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त योगदान से 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक शुरू होगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर एम्स में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन करेंगे, जो 100 बिस्तर का अलग से एक अस्पताल होगा, जिसमें क्रिटिकल केयर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेपाल राष्ट्र के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दर्शन से पहले नारायण प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों सरकार के बीच ही नहीं, जनता के बीच भी उतना ही गहरा संबंध रहा है। मैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित रैशना डायलॉग में सहभागी होने के लिए नया दिल्ली आया था और इसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन करें करके हम लोग अयोध्या आए हैं। इस बीच में यहाँ के प्रशासन, पत्रकार, सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा स्वागत किया है, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और हम प्रभु राम का दर्शन करने के बाद बाय रोड हम नेपाल चले जाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 पर 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश को 80 सीटों को जीतने का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर सपा ने और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया है, जहां कांग्रेस पार्टी के खाते में प्रदेश की 17 लोकसभा सीटें आई हैं। वहीं इस पर हमारे संवाददाता वसीम अहमद ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं सांसद साक्षी महाराज को। महाराज, 2024 लोकसभा का आगाज हो चुका है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव के मूड में रहती है। 5 साल हमने ईमानदारी सेवा की है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य किया है। इसके लिए बिना भेदभाव के, बिना किसी जातवाद के, बिना किसी परिवारवाद के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इस मोदी जी के महामंत्र के आधार पर विकास का कार्य किया है। अब तो गेंद जनता के पाले में है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है, जनता के पाले में गेंद है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता मोदी 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 चिल्ला रही है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। चाहे समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी समझौता कर लें, किसी और से कर लें, 2 इकट्ठे हो जाए, 3 इकट्ठे हो जाए, हमारे लिए सुविधाएं, एक मोर्चे पर हम युद्ध कर लेंगे। महाराज जी, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिसको लेके आपका क्या कहना है? मोहरों पर हमको युद्ध करना पड़ता। अब इकट्ठे हो गए तो सामने होंगे, युद्ध करेंगे अच्छी तरह से और कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी, जिन्होंने अपने अंदाज में सवालों को जवाब दिया। उन्नाव से मैं वसीम अहमद। आज रामनगरी में दर्शन करने वाले भक्तों की सोने व चांदी की नकदी की छिनैती करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर अयोध्या पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि लगातार हो रही छिनैती की घटनाओं से अयोध्या पुलिस परेशान रहती थी। वहीं पुलिस टीम ने छिनैती की घटना में लिप्त 16 लुटेरों को गिरफ्तार कर गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरफ्तार लुटेरों के पास से 11 सोने की चैन भी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी दर्शन मार्ग पर इस तरह की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई कि श्रद्धालुगण के साथ चेन व मंगलसूत्र चोरी किया गया है। भीड़ काफ़ी चल रही थी, भीड़ में ही गैंग सक्रिय था और इस तरह की मल्टीपल कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई। तत्काल संबंधित थाने राम जन्मभूमि पर अभियोग पंजीकृत किए गए और हमारी एक टीम, जो कि हमारा ये मानना था कि कोई गैंग सक्रिय होगा क्योंकि घटनाएं काफ़ी रिपोर्ट हुई थी उस दिन, तो हमारी टीम तब से ही अनावरण की दिशा में लग गई थी। कल रात को हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। अम्बेडकर नगर के जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज में अवैध फीस वसूली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई। बता दें कि टांडा विकास खंड में संचालित इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के प्रति छात्र 50 रुपए अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां नाम काटने की धमकी देकर अवैध वसूली की शिकायत की जा रही है। वहीं इस पर प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा कि छात्रों ने बकाया शुल्क दिया, जिस पर ग्रामीणों ने
डीएम से इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां फसीदपुर क्षेत्र में गांव नवादा बिलसंडी में एक झोपड़ी में आग लग गई। वहीं झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तहसील फरीद के अंतर्गत थाना फरीदपुर है, उसके अंतर्गत नवादा बिलसुंडी नाम का गांव है। थोड़ी देर पहले हमें सूचना मिली कि यहाँ एक घर में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चे झुलस गए, 3 बच्चे मर गए। तो तत्काल में एसएसपी साहब, सीओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी आए। आपने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे कच्चा घर था, नीचे पक्का घर है, उसके ऊपर मिट्टी का कच्चा घर था, फूस था, जिसमें एक तरफ भूसे भरे हुए थे। बरेली में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कन्नौज, काशीपुर, टनकपुर, पीलीभीत, बरेली सिटी आदि स्टेशनों के नए लुक में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने दी। वहीं इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। वहीं अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और रेलवे स्टेशनों को पुनरुद्धार करने के साथ साथ बेहतर शौचालय की व्यवस्था आदि शामिल होगी। सुबह 11:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। देखिए, हमने पहले किए थे 4 स्टेशन, अभी हमने किए 6 स्टेशन, अभी जो बाकी है तो अब देखेंगे, क्योंकि अभी तो आपका शुरू हो जाएगा। अगर देखिए, इसमें क्या है, अमृत भारत का मेन पर्पस ये था कि हम पैसेंजर को फोकस में रखते हुए उनको क्या एमिनिटीज पैसेंजर की आंख से अगर बोले तो देखते क्या क्या जरूरत होती है और क्या हमें सुविधाएं वो एक्सपेक्ट करता है वो। बिजनौर के दुर्गा विहार रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर मुरादाबाद स्पेशल पैसेंजर ट्रेन अचानक रेलवे ट्रैक पर रुक गई, जिससे यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रेन रुकने का कारण पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होना सामने आया। बता दें कि पैसेंजर ट्रेन करीब 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन ट्रैक पर खड़ी रही, जिसके बाद नजीबाबाद से इंजन बुलवाकर लगाया गया, तब जाकर ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट कंपाउंड में पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर वीके सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान गाजियाबाद के अधीनस्थ कार्यालयों में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मौत एवं आंशिक विकलांगता होने की दशा में शासन से प्राप्त स्वीकृति के बाद बीमित धनराशि का वितरण पात्र व्यापारियों के परिजनों को दिया गया। गाजियाबाद के माननीय सांसद डॉक्टर वीके सिंह के सार्थक प्रयास से गाजियाबाद NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंट्री एग्जिट के लिए कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। बता दें कि बीते समय से गाजियाबाद क्षेत्रवासियों की मांग थी कि दिल्ली से मेरठ आते हुए लाल कुएं पर एग्जिट और मेरठ से दिल्ली जाते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक व लाल कुएं पर एंट्री की व्यवस्था की जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को हाईवे का लाभ मिल सके। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी, साथ ही किसानों से बातचीत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा किसानों को बीमा कंपनियों के क्लेम की जानकारी दी। बता दें कि ओलावृष्टि से जिले के कई गाँवों की हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई है। जो प्राकृतिक आपदा आई है, ओलावृष्टि हुई है, निश्चित रूप से मैं स्वयं खेतों में जाकर देख रहा हूँ, क्योंकि किसान का जब बेटा हूँ तो तड़प तो होती है। इन्हीं फसलों के आधार पर किसान साल भर के अपने योजनाएं बनाकर आगे चलता है, और इस प्राकृतिक आपदा से मुझे लगता है कि 100% नुकसान है। मटर है, तिलहन की जो भी पैदा उसका लेबर की कास्ट आएगी उसका। जालौन में डीएम राजेश कुमार पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कोंच नगर पालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अभिलेखों की बिंदुवार समीक्षा की, साथ ही उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था व कर्मचारियों की उपस्थिति की पड़ताल की। वहीं कुछ खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस सप्ताह के अंदर काम पूरे किए जाने की हिदायत दी। ये वार्षिक निरीक्षण होता है। हमारा थाना, ब्लॉक, तहसील, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनके ऑफिस में देखते हैं कि साल भर के इनके जो काम काज हैं
ये किस तरह से, और उसमें मुख्य रूप से जन समस्याओं का निस्तारण, IGRS, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, भवन कर और निर्माण कार्यों को विशेष रूप से देखा गया है और काम इनका संतोषजनक है। कतिपय चीज़ों के अच्छे सुझाव दिए गए हैं। जौनपुर में रेड क्रॉस की जनपदीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की। जहां रविंद्र कुमार ने गरीबों की मदद करने में रेड क्रॉस की अग्रणी भूमिका की सराहना की। साथ ही रेड क्रॉस जिला शाखा के सहयोग से अत्यंत निर्धन बच्चों के दिल में छेद की सर्जरी, गूंगे बहरे बच्चों की सर्जरी, मोतियाबिंद आदि कराने के कामों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मिशन समर्थ का आगाज किया। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी की यहाँ पे जितनी भी गतिविधियाँ चल रही है उसको लेकर आज हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला हमारे जो जिले के मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनकी पूरी टीम उपस्थित थी। एक नवीन अभियान शुरुआत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है मिशन समर्थ के रूप में। यहाँ पे जितने भी हमारे जनपद जौनपुर में दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों की जो गरीब परिवारों से आते हैं उनकी हम लोग सर्जरी करा के उनको ठीक कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मैंने थाना समाधान दिवस के अवसर पर झांसी कमिश्नर आदर्श सिंह कोतवाली गौराठा पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकांश मामले जमीनी संबंधित आए, जिसको उन्होंने गंभीरता से लेते हुए संबंधित लेखपालों और SDM को निष्पक्ष जांच की कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गौराठा तहसील में आए थे, एक विद्यालय में कार्यक्रम था, एक छोटा सा टैबलेट वितरण का सरकार का, तो उसमें प्रतिभाग किया और यहाँ पे थाना दिवस में आए थे। यहाँ पे जो लोग थे उनकी समस्याओं को सुना और यही निर्देश दिया SDM साहब को, सीओ साहब को, थाना प्रभारी को कि जो भी समस्याएं उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। राजधानी लखनऊ के ग्राम जिगरुपुर में रहने वाली एक महिला ने अज्ञात पुलिस वालों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। जहां पीड़ित महिला ने बताया कि वह घर पर थी, तभी पड़ोस में रहने वाले दबंग शराब के नशे में महिला और उसके सास ससुर को गालियां देने लगा और मारपीट करने के लिए घर के बाहर आया। जिसके बाद महिला ने पुलिस सहायता के लिए 112 को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने पीड़ित महिला से सुबह थाने आकर शिकायत करने को कहा और वापस चली गई। वहीं महिला का आरोप है कि घटना के बाद कुछ पुरुष व महिला पुलिस ने आकर महिला के घर की तलाशी ली और महिला के साथ अभद्रता की। सर, मेरे यहाँ कल हनुमान आया था, हनुमान का लड़का था, गाली गलौज किया। फिर उसके बाद में मैंने 100 नंबर कॉल की, फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि महंगवा थाने आना। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहा, कुछ समय बाद फिर वो लेडीज़ पुलिस, फिर पुलिस आई, फिर मेरे घर में छानबीन की। फिर उसके बाद उन्होंने मारा पीटा हमको। फिर उसके बाद में फिर लेडी वो जो जेंट्स पुलिस था उन्होंने कहा कि कहाँ मारा, तो हमने कहा कि सर क्या आपको मैंने दिखाया। तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक की गई, जहां युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त ने बैठक की। इस दौरान पहली बार एक साथ PM मोदी का नौजवानों से संवाद कार्यक्रम हुआ। वहीं नव मतदाता सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के लोगों ने 15 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। इतिहास में पहली बार एक साथ मोदी जी का नौजवानों से संवाद कार्यक्रम हुआ नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, और बड़े सौभाग्य का विषय है कि चाहे पंजीकरण का विषय हो नव मतदाताओं का और चाहे फिजिकल कार्यक्रम में उपस्थिति की दृष्टि हो, हम लोगों ने लगभग 15.5 लाख नौजवानों का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें उनको जोड़ा ऑनलाइन पार्टी से। और उत्तर प्रदेश में लगभग 900 स्थानों पर लगभग 9 लाख नौजवानों ने फिजिकल पार्टिसिपेशन किया, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली अंतर्गत आने वाले रसार गांव, जो कि दुर्घटना का केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी क्रम में रसार गांव में दिल्ली से बिहार जा रही बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के ऐतिहासिक उर्स के मेले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लाभ लश्कर के साथ हजरत दाता हयात शाह की मजार पर चादर चढ़ाई। साथ ही देश की अमन शांति के लिए दुआएं भी मांगी। इस दौरान उनके द्वारा फीता काटकर मेले का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही देश में अमन शांति के लिए हवा में कबूतर को उड़ाकर अमन शांति का पैगाम दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं श्री शैफुल अब्बास जी को और उनकी टीम को। उन्होंने एक ऐसी पवित्र काम के लिए मुझे बुलाया। ये सूफी संतों का देश है और यहाँ हम भाईचारे की जो गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है।
और सभी लोग मिलकर यहाँ चादर पेश करेंगे और दुआ करेंगे कि हमारे देश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वहीं रायबरेली की बात की जाए तो 2014 में चुनाव लड़ चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल भी दमदारी से चुनाव मैदान में है और टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। फिलहाल उनको टिकट मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। वहीं इस पर अजय अग्रवाल ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि टिकट मिले या ना मिले इसका कोई मलाल नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पे यशस्वी जी प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वह स्वयं उनका उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, परंतु कई जगह कार्यक्रम थे और समय नहीं मिल पाया चुनाव के कारण, तो वर्चुअल रूप से वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आ रहे हैं उसका उद्घाटन पे। और दोनों जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, दोनों रायबरेली में उपस्थित रहेंगे उद्घाटन के समय और साथ ही साथ स्मृति ईरानी जी रहेंगी यहाँ पे और जो एसपी सिंह बघेल साहब हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वह भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और कल एक यहाँ का औपचारिक रूप से एम्स का उद्घाटन होगा। खबर सीतापुर से है, जहां घर में अकेली महिला को देखकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। वहीं दलित महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। बता दें कि सीतापुर के सुल्तानपुर क्षेत्र में एक युवक अकेली महिला को घर में देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह डर कर घर से भाग निकला। नहीं सब जने और अकेले बैठी थी और ये छेड़छाड़ करी। और जब सुबह हम गए नहीं बूझे तो उनकी अम्मा रहे तो कहीं उठन नहीं है तो उठे, हमारा साइकिल ढकेल दे और बात। उन्नाव जनपद में सीएम सामूहिक विवाह समारोह में दोबारा शादी करने के मामले में सीडीओ ने बीडीओ, एएलडीओ, समाज कल्याण व पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। बता दें कि बीघापुर में 17 फरवरी को सामूहिक विवाह योजना में 39 जोड़ों के परिणय सूत्र में बंधे थे, जहां जिम्मेदारों की मिलीभगत से एक फर्जीवाड़े ने सबको चौंका दिया था। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है और उस पे जो शिकायत प्राप्त हुई है उसी क्रम में इसकी जांच के लिए ब्लॉक को निर्देशित कर दिया गया है और अगर किसी तरह की किसी भी स्तर पर अनियमितता उसमें पाई जाती है तो उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के एक युवक की विदेश में मौत हो गई। युवक खाड़ी देश ओमान में काम करने गया था, जहां सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं बेटे की मौत की सूचना से परिजनों का बुरा हाल है, जिसको लेकर मां ने आखिरी बार बेटे का शव देखने और शव को विदेश से अपने देश लाने के लिए विदेश मंत्रालय को प्रार्थना पत्र भेजा है। वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला ये है, अभी वो 3 तारीख को मतलब बाहर गए थे, 2 तारीख की रात में निकले थे, 3 तारीख की उनका जहाज था तो वहाँ पर 5 तारीख को पहुँच गए थे। तो 5 तारीख को उनसे जब पहुँचने की बात हुई थी, उसके बाद फिर कोई कॉल नहीं थी। 7 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन करके मतलब रो रहे थे, बता रहे थे कि हमारी जाने को खतरा है, हमको मार डालेंगे, बता रहे थे। उसके बाद से कोई फ़ोन ही नहीं उनका आया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।